नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी जंगल में रहने वाले एक ठग की दो बेटियों की है, जो जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को छल कपट से लूटकर उनका कत्ल कर देती थीं। पर एक दिन उनके सामने एक ऐसा मुसाफिर आया जिसे वे चाहकर भी नहीं ठग पाईं, बल्कि उसकी बुद्धि और चतुराई ने उन सबकी जिंदगी में एक भयानक उथल पुथल मचाकर रख दी। तो दोस्तों, यह कहानी रोमांचक होने के साथ साथ बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है, इसलिए इस कहानी में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक समय की बात है, एक बार राजा चंद्रसेन ने अपने सबसे बड़े पुत्र को किसी दोष के कारण उसे देश निकाला दे दिया। राजकुमार मदन सेन ने दुखी मन से अपने गुजारे के लिए 4 लाल और कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने साथ रखीं और भारी हृदय से अपने पिता का महल छोड़ दिया। चलते चलते वह नगर से कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। राजकुमार उस साधु को दंडवत प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। उसकी मायूस शक्ल और देह पर कीमती वस्त्र देखे तो साधु ने उससे पूछा, बच्चा तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? राजकुमार ने उत्तर दिया, महाराज, मैं राजा चंद्रसेन का पुत्र मदन सेन हूँ। मुझे मेरे पिता ने देश निकाला दे दिया है, इसीलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया तो मेरे मन में आया कि आपके भी दर्शन करता चलूं। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, वत्स, तुम एक नेक दिल इंसान हो और अकेले ही परदेश जा रहे हो, इसलिए आज मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूं। तुम उन बातों पर अमल करना, क्योंकि परदेश में यह बातें तुम्हारे अवश्य ही काम आएंगी। पुत्र, पहली बात तो यह है कि परदेश में एक से भले 2 होते हैं। दूसरी बात यह है कि परदेश में दूसरे के हाथ का बना भोजन ग्रहण मत करना, और अगर खाना भी पड़े तो पहले 2 निवाले निकालकर किसी जानवर को खिला देना। तीसरी बात यह है कि परदेश में किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना, और अगर सोना भी हो तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ लेना। चौथी बात यह है कि यदि कहीं शत्रुओं के बीच फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। इसके बाद साधु ने कहा, बेटा, अगर तुम मेरी बताई हुई इन 4 बातों को याद रखोगे तो हमेशा मुसीबतों से बचे रहोगे। साधु की बातें सुनकर राजकुमार मदन सेन ने उन्हें प्रणाम किया और परदेश को चल पड़ा। चलते चलते जब कई दिन बीत गए तो वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चील एक कछुए के बच्चे को लेकर उड़ी जा रही है, लेकिन किसी तरह वह बच्चा उस चील के पंजे से निकलकर नीचे गिर गया। मदन सेन ने कछुए के तड़पते हुए बच्चे को देखा तो उसे बड़ी दया आई। उसके मन में आया कि मुझे इस बच्चे को पाल लेना चाहिए। इस बच्चे को पालने से 2 बातें होंगी। पहली तो यह कि इस बच्चे के प्राण बच जाएंगे, और दूसरी यह कि साधु द्वारा कही गई पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि सफर में एक से भले 2 होते हैं, और इससे बातें करते हुए मेरा सफर भी आसानी से कट जाएगा। यह सब सोचकर मदन सेन ने उस कछुए के बच्चे को अपने साथ ले लिया। अब सफर में उसके साथ वह कछुए का बच्चा भी हो लिया। कुछ दिन के सफर के बाद राजकुमार को नदी किनारे एक अच्छा सा स्थान दिखाई पड़ा। उस स्थान पर बैठकर पहले उसने अपने पेट की भूख मिटाई और फिर कछुए के बच्चे से बोला, तुम यहीं पर बैठे रहना, मैं जरा थोड़ी देर सो लूं। यह कहकर राजकुमार मदन सेन एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गया। दोस्तों, उसी पेड़ के ऊपर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उन दोनों का यह दस्तूर था कि जब भी कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे ठहरता तो पहले सांप उसे डस लेता और फिर कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। सांप ने जब सोते हुए मुसाफिर को देखा तो वह धीरे से पेड़ के नीचे उतरा और राजकुमार को डस लिया। सांप के डसते ही राजकुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ देर में जब कछुए की नजर मदन सेन पर पड़ी तो वह उसे मरा देखकर बहुत घबराया और उसके पास बैठकर रोने लगा। तभी कौवा भी पेड़ से नीचे उतरा और जैसे ही उसने राजकुमार की आंखें निकालनी चाहीं, वैसे ही कछुए ने झपटकर कौवे की गर्दन को अपने मुंह से दबोच लिया। कौवे ने खुद को छुड़ाने के लिए बहुत जोर लगाया, मगर कछुए ने उसे नहीं छोड़ा। तब कौवे ने सांप को अपनी मदद के लिए पुकारा। कौवे की आवाज सुनकर सांप भी पेड़ से नीचे उतर आया
उसने बड़े जोर से कछुए की पीठ पर डंक मारा, परंतु कछुए ने अपना मुंह भीतर कर लिया। इसके बाद सांप ने कई बार कछुए की पीठ पर डंक मारा, किंतु हर बार कछुआ अपना मुंह अंदर कर लेता था। जब सांप का कछुए पर कोई बस नहीं चला, तो उसने कछुए से प्रार्थना की कि तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। यह सुनकर कछुआ बोला, नहीं, तूने मेरे मित्र को डसा है, अब मैं भी तेरे मित्र की जान लूंगा। तब सांप ने उससे विनती की कि यदि तुम मेरे मित्र को छोड़ दो तो मैं तुम्हारे मित्र को जीवित कर दूंगा। यह कहकर सांप ने कांटी हुई जगह पर अपना मुंह रखकर मदनसेन के शरीर से सारा विष खींच लिया। फिर उसने कछुए से कहा, मैंने तुम्हारे मित्र को जीवित कर दिया है, अब तुम भी मेरे मित्र को छोड़ दो। कछुए ने जब देखा कि राजकुमार का जहर उतर रहा है और उसे थोड़ा होश आ रहा है, तो उसने भी कौए को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब राजकुमार सही सलामत उठकर बैठ गया, तब कछुए ने उसे सांप के डसने का सारा हाल सुनाया। कछुए की बात सुनकर मदनसेन के मन में तुरंत ही साधु की बताई वह पहली बात खटक गई कि एक से भले दो होते हैं। उसने मन ही मन साधु को धन्यवाद दिया और अपने सफर पर आगे बढ़ चला। चलते चलते कुछ दिनों के बाद जब वे एक समुद्र के किनारे पहुंचे, तब कछुए के बच्चे ने राजकुमार से कहा, मित्र, मेरा देश आ गया है, यदि तुम कहो तो मैं अपने माता पिता से मिलाऊं। उनसे बिछड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, वे बहुत दुखी होंगे। मदनसेन ने उसे जाने की आज्ञा दे दी और स्वयं रात को वहीं समुद्र के किनारे जंगल में ठहर गया। परंतु दोस्तों, जिस जंगल में राजकुमार ठहरा हुआ था, उसी जंगल में वहां से कुछ ही दूरी पर एक ठग का परिवार रहता था। ठग की 2 बेटियां और 4 बेटे थे। उसकी बड़ी बेटी ज्योतिष विद्या में बहुत निपुण थी। जब भी कोई राहगीर या कोई यात्री उस जंगल से गुजरता और उसके पास कुछ कीमती सामान होता, तो ठग की बड़ी बेटी पहले ही अपनी ज्योतिष विद्या से जान लेती थी। आज भी उसे बहुत दिनों बाद किसी राहगीर के पास से खजाने की महक आई। उसने अपने पिता से कहा कि आज इस जंगल में एक पथिक आया हुआ है। उस पथिक के पास 4 लाल और बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं हैं। यदि तुम लोग किसी तरह उस पथिक को यहाँ ले आओ, तो उससे वे 4 लाल और स्वर्ण मुद्राएं लेना मेरा काम है। यदि वे लाल हमको मिल जाएं, तो हम जन्म भर के लिए निहाल हो जाएंगे। परंतु उस पथिक को मारना मत, उसे जीवित ही पकड़कर यहाँ ले आओ। ठग अपने दोनों बेटों के साथ तुरंत उस पथिक की तलाश में निकल पड़ा। वे थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उन्होंने देखा एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देखकर उन्होंने सोचा कि यह वही पथिक हो सकता है जिसके पास वे 4 लाल है। वे उसे पकड़कर अपनी झोंपड़ी में ले गए और अपनी बड़ी बेटी के हवाले करके बोले, इससे लाल निकलवाना अब तेरा काम है। ठग की बड़ी बेटी ने पूरे आश्वासन के साथ कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं इससे वे 4 लाल निकलवा लूंगी। ठग की छोटी बेटी ने जब मदनसेन को देखा, तो वह दिलो जान से उस पर मोहित हो गई। पहली ही नजर में वह अपना दिल उस नौजवान राजकुमार को दे बैठी। उस समय भाइयों के डर के मारे वह कुछ कह तो ना सकी, लेकिन मन ही मन उसको बचाने की युक्ति सोचने लगी। कुछ देर बाद ठग की बड़ी बेटी ने कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उन सब में जहर मिला दिया और वही खाना उसने मदनसेन को परोस दिया। मदनसेन थाली में से जैसे ही एक निवाला उठाकर खाने को हुआ, तभी उसे साधु की कही गई दूसरी बात याद आ गई। उसने थाली में से थोड़ा सा भोजन निकालकर पास बैठे कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ते ने जैसे ही वह खाना खाया, वो तुरंत मर गया। यह देखकर मदनसेन के मन में साधु की बताई हुई दूसरी बात भी खटक गई और उसने थाली में रखे भोजन को ऐसे ही छोड़ दिया। अपनी इस चाल को असफल होते देखकर ठग की बेटी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी गई। अब उसने मदनसेन के सोने के लिए एक पलंग तैयार करवाया और बड़े प्रेम पूर्वक उससे कहा, जाओ पथिक, तुम्हारे सोने के लिए ऊपर के कमरे में पलंग तैयार करवा दिया है, अब तुम जाकर आराम करो। कई दिनों के सफर के कारण थका हुआ राजकुमार जब ऊपर आया, तो उसे बढ़िया धुली हुई चादर पलंग पर बिछी हुई दिखाई दी। तो उसने सोचा, जो हुआ सो हुआ,
पर अब कई दिनों के बाद चैन की नींद तो सोने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, वह जैसे ही पलंग पर बैठने को हुआ, तभी उसे साधु की तीसरी बात याद आ गई कि परदेश में हमेशा बिस्तर को झाड़ कर ही सोना। उसने तुरंत ही बिस्तर को झाड़ने के लिए चादर को हटाया तो वह नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वह बिस्तर एक कच्चे सूत से तैयार किया गया था, जिसके नीचे आग का कुआं था। मदन सेन ने नीचे झांक कर देखा तो कुएं के अंदर आग के बड़े बड़े अंगार धधक रहे थे। अब उसे साधु की कही हुई तीसरी बात याद आई। उसने फिर एक बार मन ही मन साधु का धन्यवाद किया और पास में पड़ी एक टूटी हुई चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर पहले जो राजकुमार चैन की नींद लेने की सोच रहा था, अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब तो उसकी जान के भी लाले पड़े थे। वह उस टूटी चारपाई पर लेटा हुआ वहां से निकलने की युक्ति सोच रहा था। तभी ठग की छोटी बेटी किसी तरह मौका पाकर वहां आ गई और राजकुमार से कहने लगी, हे पथिक, मैं तुम पर दिलो जान से न्यौछावर हूं, परंतु आज की रात मेरे वश में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। जिस तरह भी हो सके बस आज की रात मेरी बहन से अपने प्राण बचा लो, फिर कल मेरी बारी होगी, मैं तुम्हें साफ बचा लूंगी और यहां से निकलने में तुम्हारी मदद भी करूंगी। इतनी बात कहकर ठग की छोटी बेटी वहां से चली गई। जब सब लोग खाना पीना खाकर निवृत्त हो चुके तो ठग की बड़ी बेटी ऊपर बने कमरे में देखने के लिए चली। उसने सोचा कि अब तक तो वह पथिक जलकर राख बन चुका होगा, पर जैसे ही वह कमरे के भीतर आई और देखा कि पथिक तो बिल्कुल सही सलामत लेटा हुआ है, फिर तो उसके क्रोध की कोई सीमा ना रही। उसने तुरंत ही अपनी कटार निकाली और क्रोध से बोली, हे पथिक, या तो अपने चारों लाल मुझे अभी के अभी दे दो, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। उसी समय मदन सेन को साधु की कही चौथी बात याद आई कि अगर कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। उसने सोचा कि आज की रात जान बचाना बहुत मुश्किल है, पर साधु की चौथी बात भी आजमानी तो चाहिए। यह सब सोचकर उसने लड़की से कहा, मेरे पास कोई लाल नहीं है, यदि तुम मुझको मारोगी तो बिल्कुल वैसे ही पछताओगी जैसे वह राजा अपने तोते को मारकर पछताया था। ठग की बेटी ने जानने की जिज्ञासा से कहा, अच्छा, ऐसा क्या खास गुण था उस तोते में? तब मदन सेन ने ठग की बेटी को राजा का किस्सा सुनाना शुरू किया। यह किस्सा सुनाते सुनाते रात्रि के चारों पहर बीत गए और सवेरा हो गया। तब ठग की बेटी और ज्यादा गुस्से में भरकर मदन सेन से बोली, आज तो तूने मुझे बातों में उलझाकर अपनी जान बचा ली, परंतु आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है, वह तो तुझे हरगिज जीवित नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, जब ठग की छोटी बेटी को पता चला कि मदन सेन जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह अपनी बहन का विश्वास जीतने के लिए ऊपरी मन से बोली, तुम निश्चिंत रहो बहन, मैं आज इस पथिक से लाल लिए बगैर इसे छोड़ने वाली नहीं हूं। सारा दिन बीत गया और जब रात हुई तब ठग की छोटी बेटी मदन सेन के पास गई और बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुमने चालाकी से अपनी जान बचा ली। मदन सेन ने उससे पूछा कि तुम सब ऐसा क्यों करते हो? तब ठग की छोटी बेटी बोली, हमारी तो यही रीति है कि मेरे पिता और भाई मुसाफिरों को पकड़कर हमारे पास लाते हैं और हम दोनों बहनें अपनी चालाकी से उनसे माल हथियाकर उन्हें जान से मार डालती है। पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि आज मेरी बारी है और मैं तो दिलो जान से तुम्हारी दासी हूं। तुम्हें जैसा समझ पड़े वैसा ही करो। यह सुनकर मदन सेन ने कहा, प्रिय, वैसे तो तुम भी मुझे देखते ही पसंद आ गई थी और यह जानकर मुझे और भी अच्छा लग रहा है कि तुम अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं बल्कि एक नेक दिल औरत हो। तुमसे मेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। राजकुमार की बात सुनकर ठग की बेटी ने कहा, अच्छा, अगर सच में तुम्हारा मुझसे कुछ छिपा हुआ नहीं है तो फिर वे लाल कहाँ है जिनकी वजह से मेरी बहन और परिवार वाले तुम्हारी जान के दुश्मन हैं? मदन सेन ने कहा, वो चारों लाल मेरी बाई जांग में है।
अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। इतना सुन ठग की छोटी बेटी बोली, नहीं प्यारे, तुम्हारे वो लाल तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो तुम्हारे चरणों की दासी हूं, मुझे तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। यह सुन राजकुमार बोला, वह तो सब ठीक है प्रिय, लेकिन ये प्यार और प्रेम की बातें सब एक तरफ धरी रह जाएंगी अगर हमारे शरीर में प्राण ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तुम्हारे पिता और भाइयों को इसका पता लगेगा तो वे सब मिलकर हम दोनों को मार डालेंगे। तब ठग की बेटी बोली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी उपाय है। आज रात को सबके सोने के बाद हम दोनों यहां से भाग चलेंगे और यहां से कहीं बहुत दूर जाकर रहेंगे, जहां मेरे भाई और पिता कभी ना पहुंच सके। मदन सेन ने कहा, लेकिन प्यारी, यह कैसे संभव होगा? तब ठग की बेटी बोली, मेरे पिता के पास 2 ऊंटनियां हैं, एक तो दिन भर में 60 कोस चलती है और दूसरी दिन भर में 100 कोस चलती है। तुम उनमें से बड़ी वाली को खोल कर ले आना, तब तक मैं हम दोनों के लिए कुछ धन बांध कर रख लूंगी। और जब आधी रात हुई तब मदन सेन ऊंटनी को खोलकर ले तो आया, मगर जल्दबाजी के कारण वह बड़ी के स्थान पर छोटी ऊंटनी को खोल लाया। ठग की बेटी बहुत सा माल लेकर ऊंटनी पर बैठ गई और फिर दोनों चल दिए। चलते चलते ऊंटनी 60 कोस पहुंची तो जंगल में रुककर खड़ी हो गई। बीच जंगल में ऊंटनी को खड़ी देखकर राजकुमार और ठग की बेटी के होश उड़ गए। ठग की बेटी बोली, यह तुमने क्या अनर्थ कर दिया? तुम बड़ी ऊंटनी की जगह छोटी को खोल लाए। मेरे पिता और भाई हमारा पीछा करते हुए आते ही होंगे और अब वे हमें नहीं छोड़ेंगे। इधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब है। उसने तुरंत समझ आ गया कि निसंदेह वह बदमाश मेरी बेटी को भगा ले गया है। फिर उसने तबेले में जाकर देखा तो पाया कि छोटी ऊंटनी गायब है। उसने अंदाजा लगाकर देखा तो सोचा कि वे दोनों अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वह तुरंत ऊंटनी पर सवार हुआ और उसे तेज से दौड़ा दिया। थोड़ी ही देर में वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां मदन सेन और उसकी बेटी ठहरे थे। राजकुमार ने जब उसको आते देखा तो वह घबराकर कहने लगा, देखो, तुम्हारा पिता आ रहा है, अब वह हम दोनों को मार डालेगा। लड़की ने कहा, तुम घबराओ मत और जो मैं कहती हूं उसे ध्यान से सुनो। जल्दी से जाओ और जाकर उस सामने वाले पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरा पिता तुम्हें पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ेगा तभी मैं चुपके से बड़ी वाली ऊंटनी पर चढ़कर उसको तुम्हारी डाल के नीचे खड़ा कर दूंगी। तुम झट से कूदकर उस पर बैठ जाना। इस प्रकार हम दोनों बचकर भाग जाएंगे। राजकुमार तुरंत ही जाकर पेड़ पर चढ़ गया। तब तक ठग भी वहां आ पहुंचा। पिता को देख उसकी बेटी ढोंग करते हुए बोली, पिताजी, ये दुष्ट मुझे धोखे से यहां भगा लाया, आप इसे छोड़ना नहीं। यह सुनकर ठग और ज्यादा गुस्से से तिलमिला गया। वह राजकुमार को पेड़ पर चढ़ा देखकर अपनी ऊंटनी से उतरा और उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। ठग के ऊंटनी से उतरते ही उसकी बेटी ऊंटनी पर चढ़कर उसे उसी डाल के नीचे ले आई जिस पर राजकुमार बैठा था। वह झट से कूदकर उस पर बैठ गया। राजकुमार के बैठते ही ठग की बेटी ने ऊंटनी को दौड़ा दिया। ठग बेचारा देखता ही रह गया। ठग की बेटी और राजकुमार कई दिनों का रास्ता तय करके एक बड़े शहर में पहुंचे और दोनों वहीं बस गए। वहां रहकर राजकुमार मदन सेन ठग की बेटी के साथ आराम से दिन गुजारता रहा और जब उसके देश निकाले की अवधि पूरी हो गई तब वह उसको लेकर अपने नगर चला गया और उसके साथ शादी करके हंसता खेलता जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।